नमस्कार, मैं सार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं आपकी YouTube पर क्लास नहीं ले सका। पर मैं आपके लिए लाया हूं MP कांस्टेबल की कंप्लीट रिवीजन सीरीज। इसका मतलब चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, हम कंप्लीट रिवीजन इसी चैनल पर करने वाले हैं दोस्तों। और मैं अभी वर्तमान में रेलवे में कार्यरत हूँ। मेरा आबकारी क्वालिफाई हुआ और पटवारी भी अच्छी रैंक से क्वालिफाई हुआ है, जो कि अभी रिजल्ट आया है। तो मैंने किन तरीकों का उपयोग किया, स्मार्ट सॉल्यूशन का प्रयोग किया, वो मैं सारे स्मार्ट सॉल्यूशन आपको डे बाय डे देता चला जाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप देखोगे कि पेपर जो है वो इन तरीकों से निकलता है, ना कि पुरानी मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है। कितना है? 72 रुपये है 2 वर्ष के लिए, और ब्याज की दर क्या है? 12%। अब हम इसको कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप बोलोगे सर हम इसको इफेक्टिव रेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैं कहूँगा आप इसको इफेक्टिव रेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव रेट से भी बढ़िया बढ़िया तरीके हैं। जैसे कि 12% क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 12% क्या होता है? 3/25 होता है। बस आपको इतना लिखना है, 3/25। 12% क्या होगा? 3/25। अब देखिए 2 वर्ष का पूछा है ना, कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है। तो 2 वर्ष के लिए है तो सिर्फ आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और 25 का स्क्वायर 625। बस ये आ गया आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, और ये आ गया मूलधन। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या दी है हमें? 72 रुपये। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 रुपये। और 625 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 625 × 8, ये क्या आ जाएगा? 5000। आपको इफेक्टिव रेट लेने की जरूरत नहीं है। अब आप इफेक्टिव रेट करोगे तो 12 + 12, 12 × 12, 1.44 = 72 है। फिर 100% की वैल्यू, उसमें समय लगेगा। मैंने क्या बोला कि 12% क्या होता है? 3/25। 2 वर्ष का पूछा है तो आपने स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 और 25 का स्क्वायर 625, और 9 यूनिट बराबर क्या दिया है हमें सवाल में? 72 रुपये दिया है। तो 1 यूनिट बराबर 8 हो गया, और 625 हमारा क्या रहेगा? मूलधन। जो ऊपर वाला रहेगा वो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर रहेगा, और जो नीचे वाला रहेगा वो मूलधन रहेगा। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? आपको कैसे करना पड़ता है इफेक्टिव रेट से, कि 12 + 12 + 12 × 12 डिवाइडेड बाय 100। फिर आप बोलते हैं 12 + 12, ये SI हो गया। 12 + 12 के बाद ये जो बचा 1.44, ये CI हो गया। अब ये आप इसके बराबर रखते 72 के, लेकिन ये पॉइंट वाली जो कैलकुलेशन है वो सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर ले जाती है। तो हमें पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं बनाना है, और कैलकुलेशन हम ही बनाते हैं कि किस तरीके से सवाल को सरल किया जा सकता है और डिफिकल्ट। देखिए अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें इफेक्टिव रेट लगाइए। ये बोल रहा है यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वही 2 वर्ष की ही बात है, कितना है? CI तथा SI का अंतर ये है आपका 40 रुपये। 40 रुपये है। तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर पहले वर्ष का रेट 14.2/7% है और दूसरे वर्ष का 11.1/9% है, तो अब आप आपकी क्या लगाइए, इफेक्टिव रेट लगाकर बताइए जरा कि सवाल कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा। हमें नहीं जाना कैलकुलेशन पर, वही सवाल इजीली भी हो सकता है। देखिए मैंने क्या बताया, जब भी 2 वर्ष का आए, यहाँ क्या लिखा है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। पिछली वाली बात पे जरा जाइए आप। पिछली बार क्या किया था? रेट कितनी थी? 12%। तो मैंने क्या बोला था, इसे क्या लिख सकते हैं? 3/25। 2 साल थी तो मैंने क्या किया? 3/25 कर दिया था। चाहे आप बोल दो स्क्वायर कर दिया था, लेकिन मैंने किया तो क्या था? 3/25 × 3/25। तो 3 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर यहाँ बन गया था। वही सेम प्रोसेस मैं यहाँ करूँगा कि 2 बार करना है। तो पहले साल का रेट क्या है? 14.2/7%, जो कि आपको याद होना चाहिए क्या होता है? 1/7। और दूसरे वर्ष का रेट क्या है? 11.1/9, जो कि आपको याद होना चाहिए। 11.1/9% कितना होता है? 1/9। ये मैंने परसेंटेज की क्लास में जब बनरक्षक की लहराता बताया था, 1/9। देखिए
अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा किया, जो सेम टू सेम यहाँ पे किया था ना हमने पिछले वाले सवाल में, ऊपर ऊपर का गुणा, तो 3 का स्क्वायर बन गया था। तो ऊपर ऊपर का गुणा किया, 1 गुणा 1 1 आ गया। और फिर नीचे नीचे का किया था पिछले वाले सवाल में 25 इंटू 25, तो 25 स्क्वायर बन गया था। तो सेम इस सवाल में करना है कि अगर रेट डिफरेंट भी आ जाए, तब भी रेट डिफरेंट भी आया है तब भी बिल्कुल नहीं घबराना, हमारा तरीका बिल्कुल काम करेगा। 14 सही 2/7% 1/7 होता है, इंटू क्या करना है दूसरे साल का 1/9 हो गया। तो 1 का गुणा 1 में 1 और 7 का गुणा 9 में ये हो गया 63। अब ये ऊपर वाला क्या बन गया, CI माइनस SI की 2 साल का अंतर, और नीचे वाला क्या रहता है मूलधन। CI माइनस SI इसने दिया है 1 यूनिट बराबर दिया है 40 रुपए, और मूलधन पूछा है तो मूलधन क्या है 63 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 40, तो 63 यूनिट बराबर 63 इंटू 40 गुणा करेंगे 4 तिया 12 और यूनिट डिजिट देख के ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब जरा देखिए, आप इसको इफेक्टिव रेट से कर नहीं सकते, ट्री बनाओगे तो ट्री में भी आपको कैसे बनाना पड़ेगा, पहले 7 इंटू 9 लिखना पड़ेगा, फिर इसका 1/7 करना पड़ेगा, तो फिर इसका 1/9 करना पड़ेगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, फिर यहाँ कुछ आएगा। लेकिन हम इतने लंबे तरीके से भी नहीं जाएंगे और ना इफेक्टिव रेट से जाएंगे। जब भी हमें सवाल अंतर का मिल जाए CI में, 2 साल के CI और SI के अंतर का, हम उसको डायरेक्ट करेंगे, पहले साल का रेट इंटू दूसरे साल का रेट, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये तरीका था। अब देखिए अगला सवाल, इस तरीके के सवाल रेशियो में बहुत पूछे गए थे MP कांस्टेबल में। सवाल टफ नहीं है, सवाल टफ नहीं है, सवाल टफ नहीं है ये, लेकिन आप इसको करके देखियो आपको कितना देर लगेगी। देखो A/B 4:5 है, आप बोलोगे B/C 3:7 है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें A/B हमें ये बताया गया है, अगर ये 4:5 है और B/C ये 3:7 है, तो आप बोलोगे कि इसको बराबर कर लेते हैं, B को बराबर कर लेते हैं। B को बराबर का, इसमें B क्या है 5 है और इसमें B 3 है, तो यहाँ हमने 3 का गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा, और यहाँ हमने क्या किया 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 का, तभी तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 ये B बराबर होगा। फिर आगे क्या जाओगे आप, अब बोलोगे 4 तिया 12 ये हो गया, 15 ये हो गया, 15 ये और 7 पंजा 35 ये। फिर रेशियो लिखोगे कि A आया 12, B आया 15 और C आया 35। अब जरा देखिए, इसी तरीके से आप भी करते होगे, जरूर करते होगे, लेकिन इसमें भी आपको कम से कम 35 से 40 सेकंड लग जाएंगे। हमें वहां पर समय बचाना है। कैसे करना है, जब भी A/B और B/C बोले, A/B ये लिख देना और B/C ये लिख देना, डायरेक्ट गुणा कर देना। इसका इसमें डायरेक्ट गुणा 4 तिया 12, इसमें इसका क्रॉस गुणा 5 तिया 15 और इसमें इसका डायरेक्ट गुणा 5 7 35। ये देखिए एक लाइन में जब आ गया यही, तो हम इसको क्यों इंटू करें और क्यों बराबर बनाएं और क्यों फालतू दिमाग खफा करें, और जिससे हम सिलेक्शन से दूर हों। तो दोस्तों इन मेथड को आपको जरूर याद रखना है और अप्लाई करते जाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप इसमें देखोगे तो 1 से 1.5 मिनट आप लो ही लोगे, करके देखिए जरा इसमें कितना समय लगेगा। इसमें पहले आप B को बराबर करोगे, फिर जो निकल के आएगा फिर C को बराबर करोगे और बोर्ड भर जाएगा। वो नहीं करना। हमने पहले क्या देखा, हम अभी भी वही देख रहे हैं। देखिए सिर्फ हमें जो तीर लगा रहा हूं ना मैं इसका, इसमें ये ध्यान रखना है। A/B, A/B की बात करें हम, देखिए पहले हमने क्या बराबर किया था जिससे काफी समय लगा, तो हमने डायरेक्ट पहले इसे समझ लीजिए, एक बार सीधा गुणा होगा 4 तिया 12, एक बार तिरछा गुणा होगा 5 तिया 15 और एक बार सीधा गुणा होगा, तो A/B/C निकल आएगा। D तक की जब बारी आए तो इसे कैसे करेंगे, तो देखिए वही लिखिए पहले तो A/B, B/C, C/D कितना कितना दिया है, 2:3 दिया है, 1:3 दिया है और C/D 2:5 दिया। देखो वही एक बार सबसे पहले डायरेक्ट गुणा, 2 दूनी 4 ये आ गया, फिर B निकालना है तो B ये है, तो इस यहां से पकड़ के इस 3 को पकड़ के फिर ये गुणा, 3 दूनी 6, फिर देखो C निकालना है तो C कहाँ है, ये A/B है, ये B/C है, B/C है तो C यहाँ है तो C। अब देखो इसको पकड़ के इसको ऊपर ले जाना है और इसको नीचे ले जाना है, 3 तिरका 9 दूनी 18
और फिर एक बार डायरेक्ट गुणा, 5 × 15 = 45। क्या आप समझे? ये आपका आंसर आ गया। शायद आपको ये समझ में नहीं आया हो, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फास्ट अप्रोच है, तो समझने में थोड़ा दिमाग को हिलाएगी। इसको एक बार और मैं बताता हूं। देखिए मैंने क्या बोला है आपसे, और चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से कंसेप्टफुल, जिस सवाल में हम कई मिनट लगा देते उसको हम चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए मैंने बोला A अनुपात B लिख लिया, B अनुपात C लिख लिया, C अनुपात D लिख लिया। A अनुपात B कितना है? 2:3 है। B अनुपात C कितना है? 1:3 है। C अनुपात D कितना है? 2:5 है। A निकालना है तो A ये है, क्योंकि A अनुपात B मतलब 2:3 A है। तो A से पकड़ के मैं नीचे तक ले गया, 2 दूनी 2 × 1 × 2 4 आ गया। अब देखिए B कहाँ है? ये है। B ये है, तो B को मैं इस तरीके से यहाँ से इसके नीचे लाके फिर मैंने गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, ये हो गया। अब देखिए C कहाँ है? A अनुपात B, B अनुपात C, C ये है C, तो इसका एक बार ऊपर इस तरफ और एक बार इस तरफ, 3 × 9 = 18, और एक बार D निकालना है तो लास्ट वाला डायरेक्ट 3 × 9 = 45, ये आ गया। इन तीनों का ध्यान रखना, पहले ऐसे करके फिर ऐसे, और इसको वीडियो को दोबारा देख लेना। बाकी आप जब भी ये निकालो इसी मेथड से करना, अदरवाइज आप उलझे रह जाओगे। इसको इसमें बराबर करोगे, इसको इसमें बराबर, वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये एवरेज का क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करोगे? एक तो तरीका ये है कि हम इसको 5 क्रमागत विषम संख्याएं, तो पहली x हो गई, दूसरी क्या हो गई x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6 और 5वीं हो गई x+8। ये 5 क्रमागत विषम संख्या हो गई। एवरेज की बात किया है, सबको जोड़ दिया, 5 है तो 5 से ही हमने भाग दे दिया। ये देखो, ये 5 से हमने भाग दे दिया और बराबर में लिख दिया 35। अब हमने इसको सॉल्व किया तो x 5 बार है तो 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20। इसको हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। 35 × 5, 5 × 3 = 15, 150 और 150 25 175। इसको हम उस तरफ ले गए, 5x 20 उस तरफ चला गया, 175 में से 20 गए, कितना 155 आ गया। 5x बराबर 155, तो x बराबर 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 31। x बराबर 31, इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? x+8, तो 31 + 8 39, ये आ गया 39। क्योंकि पहली संख्या x मानी, दूसरी हमने मानी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6 और 5वीं x+8। लेकिन ये क्वेश्चन तब आते थे, तब साल 2017 थी, लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। ये साल कैसे दूसरा है जरा देखो। ये क्वेश्चन कीजिए आप, 26 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 80 है। अब क्या आप x, x+2, x+6, 8, 9, 10, 26 तक लिखते हुए ले जाओ। आप लिखते रह जाओगे 26 तक और बगल वाला 85 नंबर मार के उठकर चला जाएगा और आप देखोगे कि ये तो सेंटर टॉपर निकला। क्यों निकला? क्योंकि उसके पास इन क्वेश्चनों को करने के लिए इतना समय नहीं रहता कि वो x माने तमाम तरीके के। वो क्या करेगा? वो इन क्वेश्चनों में तो समय बचाएगा। वो देखेगा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। कितना है? 35 है। 5 क्रमागत बोला है, 1 2 यहां रही होगी, 1 2 यहां रही होगी। विषम में मतलब 2 के गैप पर है, +2 +2, 35 और 2 37, 37 और 2 39। ये आंसर हो गया उसका। और हम कहाँ x, चलो इसको हमने कर भी लिया, तो 26 क्रमागत विषम संख्याओं को कहां से लाएंगे? संभव शायद ना हो। एग्जाम में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये दिमाग से निकाल देना दो चीजें, एक ये कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और दूसरा ये कि हमें सॉल्यूशन आता है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। क्यों? क्योंकि वहां है सिर्फ टाइम का खेल। सिलेबस आपका 80% कंप्लीट है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन है तो 80 अगर वो मार दिए तो तुक्का भी तो बचे हैं 20। लेकिन
अगर स्पीड मेंटेन नहीं है, सिलेबस 100% भी अगर कंप्लीट है, तब स्पीड इतनी स्लो है कि 50% अगर क्वेश्चन कर भी पाए तो 50% क्वेश्चन उस टाइम ड्यूरेशन में अगर हमने कर दिए तो बाकी 50% भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो, उसका क्या अचार डालोगे घर आकर? कुछ नहीं। इसलिए हमें तरीके मेंटेन करने हैं कि भले ही दिमाग खर्च हो जाए, समय है, लेकिन हमें तरीके वही ऑब्जर्व करना है जिससे कि क्वेश्चन डायरेक्ट देखते से ही आंसर दिख जाए। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटिव आएगा नो डाउट, लेकिन कैलकुलेटिव देखिए, ये है कैलकुलेटिव और ये क्या है 35 और 2 37 2 39, ये है स्मार्ट सॉल्यूशन जिसमें कैलकुलेशन नहीं होती। स्मार्ट तरीकों जो शॉर्ट तरीके रहते हैं उनमें कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन जो ऐसे लेंदी तरीके रहते हैं उसमें तो कैलकुलेशन होती है। चलिए हम इसका बेसिक समझ लेते हैं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन आपको जरा में ये 21 क्रमागत हो, 8 क्रमागत हो, कुछ भी हो, आप तुरंत करते चले जाएं। इसका हम बेसिक समझते हैं। पहले देखिए, इसका हम बेसिक समझते हैं। आप मुझे बताना जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने एक सीरीज उठाई, समांतर श्रेणी उठाई, 2 4 6 8 10। ये क्या है? ये है 5 क्रमागत सम संख्याएं। देखिए आप 5 क्रमागत, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इन्हें करवाने के लिए, 5 क्रमागत सम संख्याएं। अब जरा आप देखिए, यह है 5 क्रमागत सम संख्याएं। 5 क्रमागत सम संख्या है 2 4 6 8 10, 2 के गैप पर है। आप बोलोगे अगर कॉमन डिफरेंस सार अंतर अगर बराबर है तो वह होती है एपी, मैंने मान लिया। अब आप इसका एवरेज निकालो। आप कैसे एवरेज निकालोगे? 5 क्रमागत संख्या है, इसको जोड़ोगे, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 8 20 और 10 30। आपने लिख दिया 30 और डिवाइडेड बाय जितनी संख्या है 5। एवरेज क्या आया? 6। ये आया आपका एवरेज 6, आपने निकाला इसे। लेकिन मैं कह रहा हूं जब भी 5 क्रमागत मतलब विषम में है, ये 5 1 2 3 4 5 ये विषम है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। जो बीच का है वही एवरेज है। कैसे? बीच का क्या है इसमें देखिए, 2 गोले इस तरफ छोड़ दो, 2 गोले इस तरफ छोड़ दो, बीच में क्या बचा? 6। यही तो एवरेज है। या इसको एक और तरीके से कर सकते हो, शुरू और लास्ट का जोड़कर, शुरू में कितना है 2 प्लस लास्ट में कितना है 10 और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तब भी 6 आ जाएगा। ये तरीके हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपको सिर्फ ये बात समझना है जो मैं बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जरा देखिए, जब भी समांतर श्रेणी बनेगी और जब भी हमसे बोलेगा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे? 5 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4 5। जब भी वो विषम नंबर में पूछे 5 क्रमागत संख्या, अगर 7 बोल देता तो अंगुली 12 हो जाती और फिर अंगुली 14 हो जाती। तो इनका एवरेज अगर पूछे तो एवरेज होता है बीच वाला गोला, बीच वाला गोला। अब अगर 7 बोल दिया तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो बीच वाला गोला क्या हो जाएगा? एवरेज। एवरेज हो जाएगा। तो अब हम एवरेज, ये होगा हमारा बीच वाला गोला। अगर वो बोल दे कि 4 क्रमागत विषम संख्या, देखिए गौर से समझिए, 4 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज बताना है आपको। विषम संख्या देखते हैं, 1 4 बोला है, 3 5 7। अब जरा मुझे बताओ कि इनका एवरेज क्या होगा। आप बोलोगे मैं सबको जोड़ के 4 का भाग दे दूंगा। देखिए जरा, 3 और 1 4 5 9 और 9 और 7 9 और 7 16, 16 डिवाइडेड बाय 4, मतलब आपका आंसर आ गया 4। तो मैं फिर से कहूंगा कि चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसका एवरेज बीच का रहता है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 4 गोले हैं, अब 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो बीच में किसे बिठाएं? बीच में किसे बिठाएं? तो बीच में ना बिठा के आप इसको ऐसे करके बिठा देना कि आपका एवरेज इन दोनों गोलों के बीच में रहेगा। आपका एवरेज इन दोनों गोलों के बीच में रहेगा। इन दोनों गोलों के बीच में तो रहेगा, लेकिन इसके बीच में गोला कौन सा आएगा? इन दोनों को जोड़ के बगल वालों को 2 का भाग दे देना। 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 2 4, ये आपका एवरेज रहेगा। कहने का मतलब अगर वो 5 संख्याएं देगा तो एवरेज बीच का रहेगा, 2 गोले इस तरफ 2 गोले इस तरफ, बीच में आ गया 1। अगर वो 4 देगा तो एवरेज कौन सा रहेगा? 2 इस तरफ 2 इस तरफ, बीच का गोला। अब हम अगर उसने बोल दिया
27 क्रमागत संख्याएं। अब एवरेज जरा बताइए 27 में। अब आप कहोगे सर एक बीच में गोला रहेगा और इस तरफ रहेगा, लेकिन हम कैसे निकालें कि 13 गोले इस तरफ रहेंगे, 13 गोले इस तरफ रहेंगे और बीच वाला गोला रहेगा। आप कुछ मत करना, जब भी विषम संख्याएं बोले तो एक जोड़ के 2 का भाग दे देना। 27 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 14वां गोला, जो 14वां गोला है ना वो एवरेज रहेगा, 14वां गोला एवरेज रहेगा। अब मैं आपको समझाता हूं सारे क्वेश्चन। पहले एक चीज और समझ लीजिए कि सम संख्याओं की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्याओं की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9। और अगर हम बात करें किसकी, क्रमागत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए इनके बीच 2, 4, 6, 8 भी एक समांतर श्रेणी बना रही है, 1, 3, 5, 7 भी समांतर श्रेणी और क्रमागत भी समांतर श्रेणी बना रही है। दूसरी बात, जब समान सम संख्या और विषम संख्या में 2 का गैप होता है और क्रमागत संख्या में 1 का गैप होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। मतलब वो बोल रहा है कि ये जो 35 है वो 5 क्रमागत संख्याओं का है। तो 35 तो आ गया बीच में, 35 तो आ गया बीच में, तो 35 अगर बीच में आ गया और 5 क्रमागत संख्या है तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्रमागत संख्या आ गई। अगर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 35, और 5 गोला है, तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ गोला आएगा 5 और 1 6। एक जब भी विषम बोले तो 1 जोड़ के 2 का भाग बराबर 3, तो तीसरा गोला, पहला दूसरा तीसरा गोला एवरेज रहेगा। अब 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत तो उसने बोल दिया कितना है, 35 है। उसने बोला है सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, विषम संख्याएं कितने गैप पर होती हैं, 2 के गैप पर। 2 के गैप पर, तो अगली 2 के गैप पर कौन सी आएगी, 37। अगली 2 के गैप पर कौन सी आएगी, 39। इस तरफ जाएंगे तो छोटा, अगली 2 के गैप पर कौन सी आएगी, 33, और अगले 2 के गैप पर कौन सी आएगी, 31। अगर वो हमसे बोले सबसे छोटी संख्या ये, सबसे छोटी दूसरी संख्या, इसमें सब कुछ निकल आया, सबसे बड़ी संख्या 39 हो जाएगी। ये तरीका है इसे करने का। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको रीजनिंग की भी कंप्लीट सीरीज इसी क्लास पर मिलने वाली है 12 अगस्त तक। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और रिवीजन के पर्पज से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कहते हैं ना 85 प्लस नंबर, वो 85 प्लस नंबर सिलेबस कंप्लीट नहीं करने से आते बल्कि तरीकों से आते हैं। तो हम आपको वही तरीके इस चैनल पर सिखाएंगे। देखिए 26 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 80 है। 26 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 80 है। अब ये है 26, आप बोलोगे सर फिर तो 26 गोले बनेंगे, 26 गोले बनेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो आप जरा मन में सोचो, 26 गोले बनेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इनका औसत क्या है, 80 है। 80 है मतलब 13 गोले इस तरफ होंगे और 13 गोले इस तरफ होंगे। तो अगर इनका औसत 80 है, अगर इनका औसत 80 है, ध्यान रखना 26 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 80 है, तो 26 का क्या मैंने बताया था, अगर 5 क्रमागत संख्या है तो ये तो गोले में ही आ जाएगा। लेकिन अगर 4 क्रमागत संख्या हैं, ये सम संख्या दी, तो इनका एवरेज यहां आएगा। तो वैसे ही ये भी सम है 26, तो इनका एवरेज यहां आ गया। अब देखिए विषम संख्या 80 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, 81 आएगी। 80 के पहले विषम संख्या कौन सी आएगी, 79 आएगी। अब 13 गोले बढ़ाना है तो इस तरफ हमें ले जाना है, 13 गोले बढ़ाते हुए हमें ले जाना है। तो पहले 81, फिर 83, फिर 85, फिर 87, इस तरीके से आप सबसे बड़ी संख्या निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, 21 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 100 है। 21 की बोला है, मतलब 10 गोले इस तरफ होंगे, ध्यान से समझना। 21 की बोला है मतलब 21 की बोला है मतलब 10 गोले तो इस तरफ होंगे, 10 गोले इस तरफ होंगे, गोले मतलब समझ रहे हो ना मैं बोल रहा हूं जो, और बीच वाला गोला ये रहेगा। बीच वाला गोला कौन सा रहेगा, 21 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। औसत ये 100 है। अब देखिए 21 क्रमागत कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, जरा देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21। अब ये देखिए, ये 10 गोले इस तरफ रह गए, ये 10 गोले इस तरफ रह गए, तो जो एक बीच वाला गोला निकल के आया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बीच वाला गोला निकल के आया, तो 10 इस तरफ 10 इस तरफ और बीच वाला है वही क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज कितना है, ये 100 है, 100 है। अब देखो, सबसे छोटी पूछेगा तो यहां आना पड़ेगा और सबसे बड़ी पूछेगा तो यहां आना पड़ेगा, लेकिन हम क्या गोले भर्ती हो जाएंगे, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि 100 के बाद कितने गोले हैं, 10 गोले हैं, और 100 के पहले कितने गोले हैं, 10 गोले हैं। क्यों, क्योंकि एवरेज तो बीच में बैठा है, तो 100 के बाद अगर 10 गोले हैं और सम संख्याएं 2 के गैप पर होती हैं तो 10 गोले, तो 10 × 2 कर देना, 10 दूनी 20, और ये 100 में ये 20 जुड़ जाएगा तो 120 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और इसी प्रकार से 2 2 2 2 करके, ना करके कि 2 2 के गैप पर है, तो 10 गोले हैं तो 10 × 2 कर दिया करो आप। अगर सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो इस तरफ घटा देना कि 100 में से 20 चला जाएगा तो ये 80 हो जाएगी, ये 80 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो 120 हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए हो? मैंने समझाने का फुल प्रयास किया है, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो ये वीडियो 2 बार देखना आप। इन टाइप के सवालों में दोस्तों रेशियो बराबर करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जिसमें रेशियो बराबर नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट देखना है क्या कि ये दिख रहा है हमें 5% और ये दिख रहा है हमें कितना 15%, 5 और 15 का रेशियो होता है 1:3, पलट दिया हो गया 3:1, 3 से 1 हो गया मतलब 2 की कमी, 2 बराबर 20 है, 1 बराबर 10 है, तो 3 बराबर 30 हो गया, कोई रेशियो बराबर नहीं, आंसर आपके सामने हो गया। देखिए जरा मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जितने भी सवाल हैं जिनमें हम रेशियो बराबर करते हैं ये पुराने तरीके हो गए हैं कि एज में रेशियो बराबर कर लो, डिफरेंस बराबर कर लो। अब इनका जरा कंपैरिजन करना, एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। एक बच्चे ये बैठा है, वो क्या कह रहा है कि मैं तो वही तरीके से करूंगा जो मुझे पढ़ाया जा रहा है। क्या कि ये है नमक नमक, ये है पानी पानी, और 5% नमक है पहले में तो 95% नमक और पानी के घोल में अगर 5% नमक है तो 95% क्या रह गया, पानी हो गया। दूसरे में क्या है, 20 लीटर पानी उड़ गया, मतलब यहां से ये उड़ गया पानी, और फिर क्या बचता है, नमक 15% बच जाता है। अगर नमक 15% बचता है तो पानी क्या हो गया, 85%। अब देखो ये काटा हमने पहले, इसके बाद हमने काटना शुरू किया, 5 से 95 को 1:19 आ गया, इसको काटा 5 × 15, ये हो गया, और ये हो गया क्या 17। अब ये है नमक और ये है पानी, तो नमक तो बराबर है तो इसको बराबर करना पड़ेगा 3 यूनिट, तो इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो पहले पानी क्या था 57 यूनिट, 19 × 57, अब कितना है 17, कितना उड़ गया 57 में 17 गए 40 यूनिट, और 40 यूनिट उड़ गया, और इसकी वैल्यू सवाल में कितने दिया है 20, 40 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, आधा। और क्या बोल रहा है, प्रारंभिक गोल, प्रारंभिक गोल मतलब प्रारंभिक गोल में नमक और पानी रहेगा, उसमें सिर्फ नमक और पानी थोड़ी पूछा, प्रारंभिक गोल क्या है 19 × 57 और 3 60, तो 60 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट बराबर आधा, तो 60 यूनिट बराबर 60 का आधा, 60 × 1/2 क्या 30, इतना। ये बच्चा है ये बोला कि पानी उड़ा है और ये पानी पानी कर दिया, भर दिया बोर्ड। एक बच्चा है बी, वो क्या कहेगा, पानी ही तो उड़ा है, कौन सी खास बात है भाई, पानी ही तो उड़ा है, नमक तो अभी भी है, जब नमक अभी भी है तो सिर्फ नमक पे खेल खेलो, सिर्फ नमक को पकड़ लो। कैसे कि नमक पहले कितना था 5 और अब कितना बचा नमक 15, ये लिखा है सामने, बस वो इसको काटेगा कैसे, 5 × 5 और 5 × 15, फिर पलट देगा, सिर्फ पलटना है रेशियो को। ये रेशियो आपने पलट दिया कि पहले 3 कोई चीज थी अब 1 हो गई, तो घट कितनी गई 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट क्यों घटी, क्योंकि नमक तो पहले भी उतना ही था और अब भी उतना ही होना चाहिए, तो ये 3 से 1 कैसे हो गया, क्योंकि ये पानी था जो उड़ गया, तो कितना घटा 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, 1 यूनिट बराबर 10, तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 30। ये बी बच्चा था। डिफरेंस है कंसेप्ट और मेथड में दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अगली वीडियो आपके लिए बैक टू बैक, चाहे रीजनिंग हो चाहे साइंस हो, सबकी लेकर आऊं। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना दोस्तों। देखिए अब आप बोलोगे सर ये सवाल ये तो बड़ा टफ रहेगा, ये तो बड़ा टफ रहेगा। मैं बोलूंगा
कि उसमें भले ही परसेंटेज था, इसको भी हम में से ही करेंगे। या तो आप ये कर लो कि उस तरीके से ही कि बराबर कर लो रेशियो, या मत करो रेशियो बराबर, बिल्कुल मत करो। यहां क्या देखो, क्या कांस्टेंट है, 14 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, मतलब दूध पहले ही उतना था और दूध अभी भी उतना है। देखिए आपका एक गिलास में आधा लीटर दूध है, आधा लीटर दूध है, अब मैंने आधा लीटर पानी डाल दिया, तो आप क्या बोलोगे कि एक गिलास दूध हो गया? नहीं, दूध पहले भी आधा गिलास था, दूध अभी भी आधा गिलास है। जो डाला है वो तो पानी डाला है, तो दूध थोड़ी चेंज हुआ है, दूध तो उतना ही है, आधा गिलास पहले था, आधा गिलास अभी था। तो मैं वही बोल रहा हूं कि जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हमें उसको पकड़ना है और रेशियो बदलना है, सवाल चुटकियों में सॉल्व। देखिए दूध और पानी का अनुपात इतना है, 14 लीटर पानी और डाल दिया जाता है। अब देखो है कितना टोटल, ये है टोटल कितना है, 7 है, टोटल कितना है 7 है, लेकिन हमें तो दूध से मतलब है, तो 2/7 हो गया, 2/7 हो गया, 2/7 हो गया। 2/7 क्या हमारा दूध है, ये कांस्टेंट है, अनुपात लगा दिया हमने। 14 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, 1:3 हो गया, 1 और 3 और 1 जोड़कर ये रखना है, क्योंकि टोटल रखना है हमें, 1/4। ये है दूध प्लस पानी, मिल्क प्लस वाटर, ये है मिल्क प्लस वाटर, और ऊपर है मिल्क, ऊपर है मिल्क, ऊपर है मिल्क। परसेंटेज भी तो ऐसे ही निकालते हो आप, तो ये हमें मिल गया। अब इसका रेशियो लो, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 7 × 1 7। क्या रेशियो पलटना है, ये पलट दिया, ये पलट दिया। अब पहले कोई चीज 7 यूनिट थी, अब 8 यूनिट हो गई, ये भैया कैसे हो गई, ये कैसे हो गई, क्योंकि आपने 14 लीटर पानी डाल दिया, तो जो 1 यूनिट बढ़ी वो 14 लीटर पानी बढ़ा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 14 है। तो प्रारंभिक, ये क्या है, प्रारंभिक मात्रा, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, 1 यूनिट की वैल्यू 14, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 14 × 7 98 यूनिट। अगर वो पूछे प्रारंभिक घोल कितना था, तो प्रारंभिक घोल कितना था, 98। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि दूध की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभिक घोल तो ये था 98, और एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात शुरुआत में कितना था, 2:5। तो इसको आपको 2:5 में बांट देना है, 2:5, 7 यूनिट, 2 मिल्क है, 2 वाटर है, 2:5 क्या हो गया, 7 यूनिट या 7x। ये क्या है, प्रारंभिक घोल, और इसकी वैल्यू क्या है, 7x की वैल्यू 98। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28। ये आपका आंसर होगा। अदरवाइज आप इसको करते ही रह जाओगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से खरीदी। अब इस सवाल को कैसे करना है, इस सवाल को वही रेशियो सेट करेंगे पहले, फिर देखेंगे इसकी असली मेथड। देखिए 11 वस्तुएं 10 के हिसाब से, ये है वस्तु, ये है क्या, रुपए, और 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से। अब बताया जाता है भैया हमें कि इसमें से पहले 1 को बराबर कर लो आप। जब आप 1 को बराबर करोगे तभी आंसर आएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जरा देखना। चलो पहले बराबर कर लेते हैं। मैंने वस्तु बराबर कर ली, इन दोनों को बराबर करूंगा तो इसमें 10 का गुणा करूंगा तो इसमें भी 10 का करना पड़ेगा, इसमें 11 का करूंगा तो इसमें भी 11 का करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 110 हो गया, ये क्या हो गया, 110, ये तो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या था, 100, ये क्या था, 11 11 121, मतलब खरीदा गया मूल्य कितना हो गया, 100, और बेचा गया क्या होगा, 121। अब 100 से 121 कितनी बढ़त हुई, 21 की, किस पर, 100 पर। 21/100 × 100 कितना, परसेंटेज तो निकाल लेते हो ना। जैसे ये 100 है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, 121 है, तो लाभ कितना हुआ, 21। और हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 100, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, 21%। लेकिन यहाँ हमें एक अलग से काम करना पड़ा कि वस्तुओं को बराबर करना पड़ा। हमें बराबर नहीं करनी, यही तो टाइम लगता है कि इसमें 11 का गुणा, इसमें 12 का गुणा, रेशियो ही सेट कर रहे हैं। अब इसको लेकिन हम कैसे करेंगे, जरा देखिए। हमें सिर्फ इसमें यह ध्यान रखना है कि भैया भाव क्या होता है, भाव क्या होता है, कैसे खरीदते हो आप सब्जी। आप बोलोगे रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से, 12 रुपया दर्जन, मतलब 12 रुपए में 1 दर्जन केले। तो इन तरीके के सवाल में कुछ नहीं करना, जितने भी आर्टिकल के सवाल हैं, सिर्फ एक बात याद रखना मेरी, कि ऊपर रुपया आएगा, नीचे क्या आएगा, वस्तु आएगा। ये बन गया क्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य बनाने के लिए भी ऊपर रुपया आएगा, नीचे वस्तु आएगा। देखिए कैसे सेकंड में होते हैं। ऊपर रुपया 10 रुपया, रुपया प्रति वस्तु लिखना है, ये आ गया रेशियो। रुपया प्रति वस्तु, ये खरीदी, खरीदी मतलब हो गया सीपी। 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, मतलब सीपी की बात कर रहा है। रुपया प्रति वस्तु मुझे लिखना है, ये सीपी हो गया। क्या हो गया सीपी? 10/11। बेचने की बात कर रहा है कि 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से बेची, लेकिन रुपया कहाँ है? रुपया है 11 रुपया और वस्तु है 10, तो ये होगा 11/10। क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 दाम 100, 11 121। कितना लाभ? 21। कितने पर? सीपी है 100 इंटू परसेंटेज के लिए 100, 21%। जरा इसको समझो ध्यान से, शांति से बिल्कुल। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप वस्तुएं बराबर मत करो, क्योंकि उसमें 19 और 17 का रेशियो बन गया, तो 19 इंटू 17 करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए वस्तुएं बराबर मत करो। जो मैं तरीके बता रहा हूं वो समझो कि इस टाइप के आर्टिकल वाले जितने भी सवाल हैं, आप उसमें ये बात ध्यान रखना है कि हमें पहले रुपया लिखना है और नीचे वस्तु लिखना है। खरीदने की बात कर रहा है कि तो क्रय मूल्य, बेचने की बात कर रहा है तो ये विक्रय मूल्य हो गया, बेचने की बात कर रहा है तो ये विक्रय मूल्य हो गया। जरा देखो, 11 वस्तुएं 10 रुपया, तो रुपया कितने हैं? 10। वस्तुएं कितनी है? 11। ये खरीदी की बात कर रहा है तो ये क्रय मूल्य हो गया। रुपया प्रति वस्तु हमारा क्रय मूल्य बन गया। रुपया प्रति वस्तु ही हमारा क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। रुपया कितनी है? 11 और वस्तुएं कितनी है? 10, तो 11/10 ये बन गया विक्रय मूल्य। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, 100:121। जो आप इतनी मेहनत करके निकालोगे इसको बराबर करने में, वो डायरेक्ट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 पेंसिल 5 के हिसाब से, 5 पेंसिल 6 के हिसाब से। मैंने कहा या तो आप वैसे करोगे कि 6-5 रेशियो बराबर करोगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आपको तो डायरेक्ट लिखना है रुपया प्रति वस्तु। रुपया कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, लिख दिया। प्रति वस्तु, वस्तु कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये क्रय मूल्य हो गया। फिर देखो रुपया कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। वस्तु कहाँ दिख रही? पेंसिल है, वस्तु पेंसिल ही तो है, ये दिख रही। क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 से 36 ये आ गया। 25 क्रय मूल्य, 36 विक्रय मूल्य। कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? 11। किस पर? क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं और इंटू 100 परसेंटेज के लिए। 25 चौको 100, 25 से 100 को काटा 4 बार, तो 25 चौको 100 मतलब 11 इंटू 4, 44%। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये मेथड अगर समझ में आई हो तो इससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने किसी का भी पेड कोर्स अगर लिया हो उसमें आप देखना, ये क्वेश्चन बोर्ड भर के कराया गया होगा, लेकिन इसको भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं। चाहे कितने भी आर्टिकल आ जाएं, हमें रुपया प्रति वस्तु का ही इस्तेमाल करना है। देखिए एक आदमी ने, पहले हम क्या लिखेंगे? खरीदारी। खरीदारी क्या हो जाती है हमारी? क्रय मूल्य हो जाती है, और बेचा जो भी वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा हमें। देखिए एक आदमी ने कुछ संतरा, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, तो रुपया क्या है? 2, संतरा क्या है? वस्तु है, तो 2/1, ठीक है, के हिसाब से, ठीक है। कुछ संतरे बोल रहा है नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया? X संतरे होंगे भाई। हमने क्या मान लिया? X संतरे होंगे जो कि इस हिसाब से खरीदे होंगे। कुछ संतरे बोला है, समान संतरे मतलब वही के वही X संतरे, समान संतरे 2 संतरे 1 रुपए के हिसाब से, तो रुपया क्या आ गया? 1 आ गया, और संतरे क्या है? 2 है, ठीक है। खरीदे, तो ये पूरी खरीदारी है, तो इसमें हमने लगा दिया प्लस। ये पूरी क्या है? खरीदारी है, तो प्लस लगा दिया। अब बेचने की बात कर, सभी संतरे मतलब X और X, 2X। भैया 2X संतरे का क्या कर रहा है? ये 4 संतरे 3 रुपए की दर से, तो पहले क्या आ जाएगा? रुपया 3, और संतरे मतलब वस्तु ये आ जाएगी 4। अब हमें सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करना है। देखिए यहां से x कॉमन आ गया, बचा क्या? 2/1 प्लस 1/2, और ये है रेशियो। और यहां से भी x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 6/4। x से x कट गया, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 अनुपात, इसको काटा तो 3/2। 6/4 है तो 2 3 6, 2 चौको 5 से 3 आ गया। जरा देखो 5 क्रय मूल्य 3 विक्रय मूल्य, 2 की हानि हुई किस पर? 5 पर हुई 2 की हानि, इंटू 100। सॉल्व करेंगे हम
तो हमारा आंसर आ जाएगा 40% की हानि। ये क्वेश्चन इतने इजीली सॉल्व इसलिए हो गया क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक ही कंसेप्ट बैठाया है, रुपया प्रति वस्तु। जितने भी आर्टिकल के क्वेश्चन बनते हैं, एक संतरा बेचने पर 2 संतरा, इतनी टॉफी, कुछ मत उलझो, सबको एक चीज से करके देख लेना, रुपया प्रति वस्तु, रुपया प्रति वस्तु, यही क्रय मूल्य, यही विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? देखिए, इसको एलसीएम लेते हैं। 20-25 का एलसीएम क्या आएगा? 20-25, एलसीएम आ गया 100। एलसीएम क्या आ गया? 100 आ गया। 20 से काटा तो 100 को, तो 5 इसकी क्षमता आ गई, और 25 से काटा तो 4 इसकी क्षमता आ गई। ये दोस्तों रिवीजन क्लास है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी सभी ने पटवारी का एग्जाम तो दिया होगा, पटवारी का एग्जाम दिया होगा तो सब टॉपिक पढ़ के रखे होंगे। मेन बात ये नहीं है कि फिर से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मेन बात ये है कि उनका प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये व्यापम के ही क्वेश्चन है, पटवारी में भी पूछे गए हैं और ये एमपी पुलिस में भी पूछे गए। तो ये क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो सही तरीकों से, तो वहाँ पर आपको जो एक शिकायत आती है कि पेपर तो बहुत कैलकुलेटिव था, पेपर तो बहुत कैलकुलेटिव था। देखो आप, ये क्वेश्चन भी जो हम इतना सब कुछ करेंगे, मैं इसका तरीका भी बताऊंगा कि इस प्रकार क्वेश्चन को भी हम जहां फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं वहां फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, जहां फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं वहां हम फ्रैक्शन से सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं रीजनिंग की भी क्लासेस लेकर आऊंगा, आप इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। रीजनिंग हो चाहे साइंस हो, सबकी क्लास लेकर आऊंगा। बस इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करना, हर दिन क्लासेस होंगी आपकी। हम क्या करते हैं, ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, टोटल काम 100 मान लिया। एफिशिएंसी निकालने के लिए 100/20 5, क्षमता आ गई 5 ए की, और 100/25 4, ये क्षमता आ गई बी की। अब क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, ए 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है। अब जरा सुनिए, ए क्या करता है, 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो 8 दिन तक तो ए और बी ने काम किया, तो क्षमता कितनी है, 5 और 4 9 गुणा 8 72 काम किसने किया, ए और बी ने मिलकर। अब पूरा काम है 100, 72 हो गया, बचा काम कितना, आप बोलोगे बचा काम आपका 28, बचा काम कितना आपका 28। अब ये 28 काम कौन करेगा, ए तो छोड़ के चला गया, बी करेगा, और बी की क्षमता क्या है 4, तो 28 काम 28/4, 28/4 क्या हो जाएगा 7। तो ये बोल रहा है पूरा काम कितने दिनों में, जरा देखिए 7 दिन तो बी ने अकेले किया और 8 दिन ए और बी ने साथ में किया, तो 7 और 8 कितना हो गया, ये 8 दिन तो बी ए और बी ने साथ में काम किया, जो बचा काम 28 उसे किसने किया, ए तो छोड़ के चला गया, उसे किया बी ने। तो 8 दिन वो काम चला और 7 दिन ये, टोटल आंसर आ गया आपका 15 दिन। एक बार और समझ लीजिए, इसमें हमने किया ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, और देखिए काम बराबर क्या होता है, काम बराबर होता है क्षमता इंटू दिन या समय, यही होता है। तो हमने क्या किया कि इसका समय लिया भैया 20 दिन 25 दिन, एलसीएम 100 ले लिया, इसकी हमने क्षमता निकाली 5 दिन और 4 दिन। अब हमने देखा ए 8 दिन के बाद छोड़ देता है। अगर मैं और आप काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, आप अगर 8 दिन के बाद छोड़ दोगे तो 8 दिन तक तो आपने मेरे साथ काम किया ना, हाँ, तो इनकी क्षमता क्या है, ए की है 5, बी की है 4, तो 8 दिन में क्या काम हुआ, काम बराबर क्या होता है क्षमता इंटू समय, तो 5 और 4 9 गुणा 8 दिन तक चला, तो 9 8 72, ये काम हो गया। अब बचा काम कितना 28 काम, तो 28 काम जो बचा है वो क्षमता को से कौन करेगा, बी अकेला करेगा, क्योंकि बी बचा है 4 गुणा समय कितना लगेगा, तो 4 7 28। तो यही बोल रहा हूँ कि कितना समय लगा, 8 तो साथ में काम किया और 7 बाद में काम किया। अब जरा ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कोई दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, जरा देखिए इसको, देखिए हम वही क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। लेकिन इस सवाल में मैं आपको जरा जल्दी बता रहा हूं, एलसीएम से तो आप भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। देखिए 9 दिन में
खत्म हुआ। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 9 दिन में खत्म हुआ। छोड़ा किसने? एक काम छोड़कर चला गया, एक काम छोड़कर चला गया। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ और ए 10 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। काम छोड़कर कौन गया है? ए गया है, तो बी तो लास्ट तक रहा, बी तो लास्ट तक रहा। तो बी लास्ट तक मतलब जितने दिन काम किया, कितने दिन? 9 दिन। और बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता था? 15 दिन में। तो इसको काटो, 3 तिरका 9, 3 5 15, 3/5। अब बचा काम कितना? बचा काम आपका 2/5, क्योंकि 3/5 है, एक में से घटाते हैं 3/5, तो बचा काम कितना? 2/5। 5 क्या है? कुल काम। तो 5 यूनिट बराबर ए की बात करें तो 5 यूनिट कुल काम, तो ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। तो 5 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 2। और रहा कितने समय तक? 2 यूनिट। 5 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 2, तो 2 यूनिट बराबर 4, 2 यूनिट बराबर 4, ये आंसर हो जाएगा। ये आप एलसीएम से भी करना, ये थोड़े एडवांस मेथड है, ये थोड़े क्या है? एडवांस मेथड है। लेकिन आप देखो आप कितना एलसीएम लोगे, आप लेकर देखना, यहाँ तक आप एलसीएम लोगे, लेकिन ये 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। अब मैं अगली क्लास टाइम एंड वर्क और मिक्सचर एलिगेशन इन सब की लेकर आता रहूँगा। रीजनिंग की क्लास भी लेकर आ रहा हूँ, जिसमें सीरीज रहेगी जो कि आपको बहुत परेशान करती है, और ये कथन पूर्व अवधारणा ये भी रहेंगे। साइंस बिल्कुल 12 अगस्त तक इस प्लेटफॉर्म पर आपका लगभग फुल रिवीजन होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों, जैसे आपने मुझे फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में सपोर्ट किया था, वैसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास कैसी लगी, ताकि मैं अगली बैक टू बैक क्लास ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।